हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जैन 2026 स्पेशली अटेम्प्ट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जुडिशियल केस लॉज आईसीआई ने रिलीज किए हैं, जिससे देखा गया है बहुत ऑफन क्वेश्चन आते हैं, वो केस लॉज जो है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों सर, क्या अर्जेंसी है? क्योंकि दोस्तों इन केस लॉ में से एक नया केस लॉ आया है, जिस केस लॉ के बेसिस पे इन्होंने आरटीपी में एक पीजीबीपी का एडजस्टमेंट बनाया है। तो मेरे को समझ आया कि ये केस लॉज जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये जुडिशियल अपडेट फॉर जैन 26 एग्जामिनेशन है। मई 26 के लिए जब आएगा तब मैं अपलोड कर दूंगा। पर ये जैन 26 एग्जामिनेशन में आप टोटल देखोगे अगर, तो इसमें 8 केस लॉ है, जिसमें 8 केस लॉ में से मैं आपको बता दूं कि 5 केस लॉ तक सितंबर 25 तक सेम थे। सिक्स्थ केस लॉ से लेकर के 6, 7, 8 बस 3 नया केस लॉ इन्होंने ऐड किया है। बहुत इजी है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको मेरी बात सुननी है और आपको सारी चीजें समझ आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू लिसन टू दिस एज अ स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी ही आपको एग्जाम में याद आएगी ना, तो आप सही एडजस्टमेंट कर लोगे। केस लॉ का नाम नहीं भी लिखा तो आपके आधे नंबर से एक नंबर कटेंगे, दैट इज नॉट मटीरियल, पर एडजस्टमेंट सही करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ मेरे साथ फटाफट ये केस लॉज एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये दिमाग में छप जाए। सर ये पीडीएफ मेरे को कहाँ से मिलेगा? ये आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम फॉर फाइनल का लिंक डाल रखा हूँ, वहां पे आपको जाकर के पीडीएफ मिल जाएगा। आ जाओ दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को सबसे पहले केस लॉ नंबर 7 करवाऊंगा, विच इज फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी का केस लॉ है। इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है सर, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। ये किसका जजमेंट है? तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें क्या कहता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बार रुको, हाँ जी सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ क्या था सर। आप लोगों को सेक्शन नंबर 43 बी बहुत अच्छे से याद होगा। व्हाट इज सेक्शन नंबर 43 बी? सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेबल ओनली ऑन पेमेंट। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ही डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि लोन में इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट एक्चुअल में करते हो तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट को फर्दर लोन इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा लिया, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको अगर आप लोन इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा लेते हो, तो जैसे जैसे लोन का इंस्टॉलमेंट पे करोगे वैसे वैसे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। यहां तक तो आप पढ़े हो सर बहुत बार, उस पर बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आते हैं। इस बार केस क्या हुआ था सर? केस ये था कि मान लो एक असेसी ने मार्केट से लोन लिया था, एक असेसी ने लोन लिया था और लोन पे उसको इंटरेस्ट का ड्यू आ रहा था। अब इंटरेस्ट का अमाउंट मान लो 10 लाख रुपए था। उसने क्या किया, बोला मैं इंटरेस्ट तो आपको नहीं दे पाऊंगा, उसके जगह उसने क्या किया, उसने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। उसने क्या इशू कर दिया? अपने कंपनी का इक्विटी शेयर इशू कर दिया। तो बताओ, क्या इक्विटी शेयर इज इक्वल टू रीपेमेंट? क्या इक्विटी शेयर इज इक्वल टू रीपेमेंट? नहीं सर। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई 10 लाख रुपए का पीएनएल में तूने डेबिट कर रखा है, उसको ऐड बैक कर, 10 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने क्या बोला पता है? कोर्ट ने बोला भाई तुमने इक्विटी शेयर दे दिया मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब ये फ्यूचर लाइबिलिटी नहीं है, अब तो ये जब कंपनी बंद होगी तब देखा जाएगा। अगर तुम इसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते तो तुमको आगे चल के देना पड़ेगा। पर जहां तुमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया उसके बदले में, तो 10 लाख अब तुम्हारी लाइबिलिटी तो रही ही नहीं ना। दिस 10 lakhs सीजेस टू बी योर लाइबिलिटी। तो इसको मान लिया जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। इसीलिए ये 10 लाख का खर्चा आपको डिसअलाउ नहीं होगा, ये 10 लाख का खर्चा आपको अलाउड रहेगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो सर? यहाँ पे पढ़ो, the High Court held that as the liability of the assessee to pay the interest ceased to exist on issue of shares, the same would tantamount to actual payment within the meaning of 43B. The assessee therefore is entitled to claim the benefit of deduction. आप deduction claim कर सकते हो। ये किसका केस है सर? फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक लिमिटेड का केस है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। उसके बाद आ जाते हैं सर अगले केस लॉ में, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सीआईटी वर्सेस जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड। बहुत सिंपल सी बात है सर। सीआईटी वर्सेस जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर जिंदल लिमिटेड करके कंपनी, ओके, जिंदल लिमिटेड करके कंपनी, वो एक फॉरेन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही थी। प्लीज मेरी बात, स्टोरी सुन लोगे ना फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एक फॉरेन कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रही थी। फॉरेन कंपनी को उसको एक पेमेंट करना था। अब सवाल ये उठा, क्या उस पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना चाहिए? क्या उस पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना चाहिए? उन्होंने क्या किया सर, उनको क्लैरिटी नहीं थी पेमेंट पे टीडीएस काटना चाहिए क्या। तो जिंदल लिमिटेड ने क्या किया, जिंदल लिमिटेड को पता नहीं था, उन्होंने सर एक एक्सपर्ट हायर किया। एक्सपर्ट मतलब तुम समझो एक सीए की बहुत बड़ी फर्म को हायर किया। एक सीए की बहुत बड़ी फर्म को हायर किया, और उस सीए की फर्म ने क्या कहा, उन्होंने देखा यार ये फॉरेन कंपनी को जो इनकम हो रही है ना, दिस इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है फॉरेन कंपनी की इनकम, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो आप टीडीएस भी नहीं काटोगे।
क्योंकि आपको पता है सर 195 में जो सामने वाले की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, उस पे टीडीएस काटते हैं। तो एक्सपर्ट ने क्या बोल दिया कि भैया तेरे को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सर ये जो फॉरेन कंपनी है, इसने भी एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया था। इसने भी पहले से बोला था कि भैया मैं ना एक बार चेक कर लेता हूं, पहले से मेरे को बता दो ये इनकम टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है। पर जब वहां पे अप्लाई किया था ना, तो सामने वाले बोर्ड ने जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया, उनके पर्सनल रीजंस की वजह से। फॉरेन कंपनी की कोई गलती नहीं थी, बोर्ड के पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने केस को अभी तक सुना नहीं था, केस को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फॉरेन कंपनी भी सोच रहे हैं मेरे हाथ में टैक्सेबल तो है नहीं, ट्रांजैक्शन तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सर इसने पेमेंट कर दिया और इस पे टीडीएस नहीं काटा। क्यों नहीं काटा सर जिंदल साहब ने? क्योंकि जिंदल लिमिटेड ने इसलिए नहीं काटा क्योंकि प्रोफेशनल एक एक्सपर्ट ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और सामने वाला भी एडवांस रूलिंग के लिए गया था, इन्होंने एंटरटेन नहीं किया, तो हम क्या करें? तो भैया यहाँ पे फिर डिपार्टमेंट आया और डिपार्टमेंट में ने बोला तुम तो गलत कर रहे हो, तुमको तो टीडीएस काटना चाहिए था, ये तो टैक्सेबल है। और बात बढ़ के आगे चली गई सर। सवाल ये है क्या तुम जिंदल लिमिटेड को असेसिन डिफॉल्ट बोल सकते हो अगर उन्होंने कोई एक्सपर्ट के एडवाइस पे काम किया है? द आंसर इज सर, जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि भैया देखो, कितनी प्यारी बात बोली, देखो जिंदल लिमिटेड का टीडीएस काटने या नहीं काटने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ अगर इसको देना है, टीडीएस काटेगा तो इसी 100 करोड़ में से काट के जमा करेगा। टीडीएस नहीं काटेगा तो 100 करोड़ पूरा इसको देगा। जिंदल लिमिटेड इससे कोई टैक्स इवेजन नहीं कर रहा है। जिंदल जिंदल लिमिटेड जो है वो सारा कंप्लायंस बराबर से करता है, टैक्स इवेजन का कोई इरादा नहीं था। इट वाज मियरली अ प्रोसीजरल थिंग। नंबर टू, सीए एक एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट ने अगर एडवाइस दिया है तो कंपनीज उस एडवाइस पे काम करते हैं। तो उस एडवाइस के बेसिस पे अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आप गलत नहीं ठहराए जा सकते, आप पे पेनल्टी वगैरह नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, आप अगर इसका सीधा एनालिसिस देखोगे तो कहते हैं द ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट द असेसी इन इट्स रिप्लाई, मतलब जिंदल को जब पूछा गया तो उन्होंने स्टेट किया दैट नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द सब्जेक्ट वाज ड्यू टू बोनाफाइड बिलीफ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ओपिनियन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लॉ फर्म। उन्होंने लॉ फर्म से बात करा तभी जाकर के उन्होंने डिसीजन लिया। एंड द ओपिनियन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, दो फर्म्स इन्वॉल्व थे सर। दिस अपार्ट, मतलब इसके अलावा, द फॉरेन कंपनी had also sought advance ruling and the chairman of the board, now board of advance ruling, did not process the same for personal reason। मतलब वो बोर्ड, वो उसकी चेयरमैन की प्रॉब्लम थी, कंपनी की नहीं। एडेड व्हाट बेनिफिट द, उसके अलावा व्हाट बेनिफिट डज द एसईसी कुड डिराइव फ्रॉम नॉट डिडक्टिंग द टैक्स? क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ये ऑल दी सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल कॉज फॉर नॉट डिडक्टिंग टीसीएस एंड देयरफॉर द इम्प्यूग्ड ऑर्डर being consistent with the same is not vulnerable for challenge, इसलिए वो गलत नहीं है। therefore penalty under section 271C cannot be levied। आप 271C में पेनल्टी नहीं लगा सकते। या तुमको मेरी बात समझ में आई ना? जा बोलो हाँ कि नहीं। और इसके अलावा सर आ जाओ, धीरे धीरे ऐसे ही सारे केस लॉस बता देता हूँ मैं आपको। सर आईबीएस का एक केस लॉ है, देख के नाराज मत हो जाना कि अरे ये आईबीएस यहाँ भी आ गया। क्या है सर? ये आईबीएस आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का केरला का केस लॉ है। क्या है सर? ये कहते हैं whether the assessing officer is bound to pass assessment order within 1 month of the end of month in which direction of dispute resolution panel is issued। क्या होता है सर आपको पता है? को याद है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल क्या होता है सर? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बेसिकली असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर बनाता है, वो ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को देता है। अगर असेसी चाहे तो असेसी उस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उस ऑब्जेक्शन को लेकर के आप जाते हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वो सारी चीजों को कंसिडर करके अपना एक डायरेक्शन बनाता है। और डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन देता है किसको? असेसिंग ऑफिसर को। और असेसिंग ऑफिसर उस डायरेक्शन के बेसिस पे अपना फाइनल ऑर्डर किसको देता है? अपना फाइनल ऑर्डर देता है असेसी को। ये सेक्शन 144 सी है सर, याद है आपको? ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट क्या है इसमें, मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों इसमें पॉइंट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से सुनना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने अपना डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद 1 मंथ के अंदर असेसिंग ऑफिसर को अपना ऑर्डर देना होता है। असेसिंग ऑफिसर ने 1 मंथ की जगह कितना लगा दिया? 1 मंथ 5 डेज लगा दिया, 1 महीने 5 दिन लग गए ऑर्डर देने में। तो असेसी ने क्या बोल दिया? ये ऑर्डर इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि तुमने डीआरपी के डायरेक्शन के 1 महीने के बाद ऑर्डर दिया, जबकि डीआरपी के डायरेक्शन के उसमें क्या लिखा रहता है? 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। तो तुमने 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ नहीं दिया, तुमने 1 मंथ 5 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ तुमने ऑर्डर दिया। क्या ये ऑर्डर इनवैलिड है? क्या ये ऑर्डर इनवैलिड है? तुमको लग रहा है छोटी सी तो गलती है। तो सर क्या हुआ इस पे? डिपार्टमेंट ने क्या बोला? डिपार्टमेंट ने बोला ना ना, ये जो 1 महीने का टाइमलाइन है, जो 6 महीने का टाइमलाइन होता है, ये सब डायरेक्टरी इन नेचर होता है। डायरेक्टरी मतलब हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर। तुम 5 दिन के लिए सिर्फ ये ऑर्डर को इनवैलिड नहीं करार कर सकते, इट इज अ वैलिड ऑर्डर।
ऐसा किसने बोला? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला। तो सर बात ऊंची गई, बात आगे गई। जब बात आगे गई तो कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने बोला यार ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था सर कि जो भी बाहर के नॉन रेसिडेंट लोग होते हैं या जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को स्पीडी रेजोल्यूशन देना, उन लोगों के लिए जल्दी काम करके देना। मान लो अगर टाइमलाइंस को ही अडियर नहीं कर रहे हो तो तुम लोग स्पीडी रेजोल्यूशंस कैसे दोगे? तो अगर हम लोग तुमको ढील छोड़ेंगे तो हर ही चीज में ढील आ जाएगी। तो इसलिए कोर्ट ने आगे चल के बोल दिया बेटा 1 महीना और 1 महीना 5 दिन में फर्क होता है, तुमने डिले कर दिया, ये ऑर्डर इनवैलिड कहलाएगा। ये ऑर्डर इनवैलिड कहलाएगा। अब फिर क्वेश्चन पढ़ो सर। कहते हैं वेदर द असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू पास द असेसमेंट ऑर्डर विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी इज इशूड। द आंसर इज यस। सर क्या क्या कंक्लूजन आया? द हाई कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 143(4)(c) was incorporated to act by an amendment। और अमेंडमेंट हो क्या आया था सर? क्यों अमेंडमेंट हुआ था? अमेंडमेंट्स आर थॉटफुल, पर्पस ड्रिवन चेंजेस मेड टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। सोच समझ के करते हैं सर। When an amendment is made, it must be assumed that the legislature felt it was appropriate to alter the law as it existed prior. Section 144(c) was incorporated with an objective of providing speedy mechanism for assessment involving transfer pricing to reduce the possibility of disputes and to avoid litigations. The High Court thus concluded that assessing officer is bound to adhere to the time limit and assessment order issued in breach shall be invalid। अगर तुमने डिले किया तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है सर, बेसिक सा पॉइंट है। ये 3 नए केस लॉज है। अगर पुराने केस लॉज तुम लोगों ने पढ़ लिए तो ये वीडियो आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर तुमने पुराने केस लॉज नहीं पढ़े हैं तो बहुत सिंपल सी केस लॉज है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले बार मैंने इसका डिटेल वीडियो लिया था, पर एक बार देख लो दोस्तों क्या कहता है। कहते हैं सर जॉनसन मैटी पब्लिक लिमिटेड वर्सेस सीआईटी का केस लॉ है। क्या कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल है सर। सवाल ये आता है कि भैया देखो एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी के तुम इंडियन सब्सिडरी हो, ठीक है? अब इस फॉरेन कंपनी ने एक फॉरेन बैंक को, मान लो जेपी मॉर्गन बैंक है, उस जेपी मॉर्गन बैंक को बोला कि तुमको लोन दे दे। क्या दे दे तुमको? तुमको लोन दे दे। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तुमको लोन देने बोला और तुमने क्या कर लिया? इंडिया वाली कंपनी जो है उसने लोन ले लिया। और गारंटी कौन दे रखा है? फॉरेन कंपनी गारंटी दे रखा है कि मैं, टेंशन मत ले, कल को मैं पैसे दे दूंगा अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए। इस गारंटी के लिए कंपनी जो है अपनी फॉरेन कंपनी को एक गारंटी फी पे करती है। क्या पे करती है? गारंटी फी पे करती है। सिंपल सा सवाल ये उठ करके आया सर, ये जो गारंटी फी पे कर रहे हो आप, इज इट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट? जैसे आप बैंक को तो जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो इंटरेस्ट है, पर ये गारंटी फीस को भी क्या इंटरेस्ट माना जाएगा? अगर इंटरेस्ट माना जाएगा तो टीडीएस के लिए स्पेशल रेट, विथ होल्डिंग के लिए स्पेशल रेट, आपका टैक्सेबिलिटी के लिए स्पेशल रेट, क्या वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे फॉरेन कंपनी को ये जो गारंटी फी दिया उस पे? तो सवाल क्या है सर? वेदर द अमाउंट रिसीव्ड एज गारंटीड फीस बाय फॉरेन कंपनी फ्रॉम इट्स इंडियन सब्सिडरी फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर इस पे ना इन्होंने बहुत रिसर्च किया। आपको इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है सर, आप सीधा ये पढ़ो। अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट हेल्ड दैट गारंटी फी वुड नीदर फॉल अंडर। सर उन्होंने इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट वर्ड के लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी डेफिनेशन पूरा करो, पूरा खोदा। और उसके अलावा इंडिया और यूके, यूके की कंपनी थी तो इंडिया और यूके का डीटीडी के लिए भी खोला। उन दोनों के हिसाब से जब इन्होंने देखा तो वो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट जो है वो गारंटी फी नहीं आता। सर आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीडीएस वाले क्वेश्चन में घुसाएगा। तुम बस ये याद रखना, फॉरेन कंपनी को अगर आपने गारंटी फी का पेमेंट किया उसको इंटरेस्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। जॉनसन मैथी पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्सेस सीआईटी का केस लॉ है ये। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? जॉनसन मैथी पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्सेस सीआईटी का केस लॉ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। पीसीआईटी वर्सेस अद्यान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, क्या है ये? पीसीआईटी वर्सेस अद्यान अद्यान अद्यान। क्या केस लॉ है सर? बहुत सिंपल सा केस लॉ है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे बहुत बेसिक है, ये तो नया केस लॉ भी नहीं है। पता नहीं 2024 में ये लोग क्या चीज की लड़ाई लड़ रहे थे, पर पुराना केस लॉ होगा सर। तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। सर एक असेसी है, ठीक है, एक कंपनी है, मान लो मार्केटिंग लिमिटेड। क्या कंपनी है? मार्केटिंग लिमिटेड। ये मार्केटिंग लिमिटेड क्या करती है सर? एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। और सर एडवर्टाइजमेंट सर्विस किसको? क्लाइंट्स को एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाइंट के लिए सर वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस सॉफ्टवेयर में उन्होंने मान लो 50 लाख रुपए का खर्चा कर डाले, 50 लाख रुपए का खर्चा कर डाला। आगे चल करके समझ आया कि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है ना कि ये सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा, तो इन्होंने इस सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। बोले अब हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे। तो सर 50 लाख रुपए का खर्चा हो गया। सवाल ये पूछता है 50 लाख रुपए को क्या तुम कैपिटलाइज करके आगे डेप्रिशिएट करोगे, कि तुम आज इसको कैप एक्सपेंस आउट कर दोगे?
आज इसको एक्सपेंस आउट कर दोगे। सर सिंपल सा बात है, ये 50 लाख रुपए तुमको कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं देने वाला, तो आप इसको असेट नहीं बोल सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉस्ट है, अब ये गया, इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस बोल के आप इसको अभी पीएनएल में डाल दोगे। तो बेसिकली सर क्वेश्चन यही था, whether the expense incurred by the assessee towards development of a software for advertisement, which due to technological development had to be abandoned, can it be claimed as revenue expenditure? The answer is yes, sir. The answer is accordingly High Court held that assessee shall not get any benefit and therefore the expenditure was treated as revenue expenditure. आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानोगे, चलना अभी बच्चे हैं क्या हम लोग, बड़ी बड़ी बातें कर। बैंक ऑफ राजस्थान वाला केस लो है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये सुन लो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नहीं। बैंक ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है 2024 का, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपको पता है, बैंक्स को बैंक्स को एक कंडीशन होता है, बैंक्स को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। उस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत उनको बोला जाता है कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। अब सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से एक छोटी सी चीज होती है। मान लो सर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है। एक बार इंटरेस्ट देता है 1 जनवरी को, और एक बार इंटरेस्ट देता है 1 जुलाई को। अब सर मान लो बैंक ने अगर 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी खरीदी, और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, मान लो 12% का इंटरेस्ट रेट है। कितने का? 10 लाख का इंटरेस्ट खरीदा, 12 लाख 12% का इंटरेस्ट है। कब खरीदा सर ये? अगर ये खरीदा 1 अप्रैल को। कब खरीदा? 1 अप्रैल को। तो आपको पता है बैंक कितना पेमेंट करेगा? सर बैंक पेमेंट करेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, बैंक विल पे 10 लाख रुपीज, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस सेलर को वो इंटरेस्ट देगा, ये 3 महीने का इंटरेस्ट। क्योंकि सरकार से उसको इंटरेस्ट कब मिलेगा सर? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को तो उसको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, पर सेलर को 3 महीने का इंटरेस्ट तो सेलर का बनता है। वो सेलर को 12% यानी कि 1,20,000, सेलर को 30,000 रुपए का इंटरेस्ट देगा। तो टोटल कितना पेमेंट करेगा? 10,30,000 रुपए का पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा ये पूरे साल भर में, अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे साल भर में उसको पहला इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा 60,000 रुपए का, और फिर आगे चल के 1 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 1,20,000 का, जिसमें से वो 30,000 रुपए पहले खर्चा कर चुका है, तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ इफेक्टिवली? 90,000 रुपए। सर ये जो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रोकन पीरियड। 30,000 का इंटरेस्ट आपने क्यों दिया? ब्रोकन पीरियड, क्योंकि आपने दो इंटरेस्ट के डेट के बीच में सिक्योरिटीज खरीदी है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, सवाल बस इतना सा है, सर ये जो 1,20,000 की मेरी इनकम आई, इसको तो आप मेरी इंटरेस्ट इनकम बोल दोगे, पर मेरे को ये बताओ, ये 30,000 रुपए का क्या करोगे? क्या आप 30,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल के मेरे को 30,000 रुपए का डिडक्शन दोगे, या आप 30,000 रुपए को बोलोगे ये मेरी कॉस्ट है? तो मेरी सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या हुई? 10,30,000। कल को जब मैं बेचूंगा, मान लो मैं उसको 10 लाख रुपए में बेचता हूं, तो आप मेरे को बोल दोगे 30,000 रुपए का लॉस हुआ है। क्या करोगे सर? आज मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन दे दोगे, कि आप उसको कैपिटलाइज करने बोलोगे, कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड करने बोलोगे? तो सर इसका कोई सिंपल आंसर नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि डिपेंड करते हैं कि तू इसको अगर ट्रेडिंग के लिए खरीदा है। ट्रेडिंग मतलब क्या? खरीदूंगा और बेच दूंगा। अगर तूने इसको ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, देखो इन्होंने क्या जवाब दिया, कि सर अगर आप इसको ट्रेडिंग के लिए खरीदते हो, अगर आप इसको ट्रेडिंग के लिए खरीदते हो, देयरफॉर, एक सेकेंड, Accordingly, the apex court held that if the securities were treated as stock in trade, मतलब खरीदते हो बेचते हो, ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो, then the interest for the broken period cannot be considered as a capital expenditure, और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा। मतलब सर सिंपल है, अगर आप इसको खरीदी बिक्री बस यूं ही खरीदने बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो आप 30,000 को एक्सपेंस आउट कर लोगे। पर आप इसको अगर एचटीएम करते हो, मतलब हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करोगे, तो फिर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बैंक्स के लिए बोला गया दोस्तों। समझे तुम मेरी बात? तो बेसिकली ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? ये जो आप अगर दो दो इंटरेस्ट पीरियड के बीच में खरीदते हो ना, तो उस केस में ब्रोकन पीरियड बोलते हैं। वेदर द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स फॉर ब्रोकन पीरियड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी क्लेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमने बोला अगर आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज करते हो, तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आ जाओ सर सेकंड लास्ट केस लो। वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल सर, बहुत सिंपल सा है। डीसीआईटी वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड का केस लो है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पहले सर इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 143(3). क्या आप मेरे को बता सकते हो 143(2) का नोटिस क्या है? सर स्क्रूटिनी असेसमेंट शुरू करने के लिए 143(2) का नोटिस भेजा जाता है, जो कहता है जिस फाइनेंशियल ईयर में, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरा, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से
3 महीने के अंदर नोटिस आ जाना चाहिए। उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर नोटिस आ जाना चाहिए। अब सर सिंपल सी बात करते हैं, बात है प्रीवियस ईयर मान लो 22-23 का। रिटर्न कब भर दिया सर? मान लो सर रिटर्न भर दिया गया बहुत आराम से 30th जून 2023, एकदम टाइम से रिटर्न भर दिया गया सर। उसके बाद क्या हुआ सर? 23-24 साल खत्म हो गया। 24-25 में मेरी बात ध्यान से सुनना सर, यहाँ पे इनको कोई डिफेक्ट मिला रिटर्न में, तो डिफेक्ट मिला ना, तो इन्होंने 139.9 वाला नोटिस भेजा। इन्होंने डिफेक्ट के लिए क्या किया सर? 139.9 वाला नोटिस भेजा, जहां इन्होंने बोला रिटर्न में डिफेक्ट है। सर डिफेक्ट के लिए इन्होंने नोटिस कब भेजा? इन्होंने नोटिस भेजा मान लो 10th जुलाई 2024। मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। उसके बाद इन्होंने बोला 10 जुलाई 24 और इन्होंने बोला 15 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना। सर एसएससी ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया और एसएससी ने क्या किया? 19th जुलाई, मतलब 15 दिन छोड़ो, 4 दिन के अंदर उसने रिप्लाई कर दिया। 19 जुलाई 2024 को रिप्लाई चला गया। उसके बाद सर असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया? आगे चल करके 30th जून 2025 को 143(2) का नोटिस भेजा। सर 143(2) का नोटिस कब तक भेजना चाहिए था? जब तुमने जिस साल रिटर्न भरा उसके एंड से 3 महीने के अंदर। पर यहां पे तो रिटर्न 23-24 में भरा था। आप कब तक नोटिस भेज रहे हो? 24-25, जब डिफेक्टिव रिटर्न गया था उसके 3 महीने के अंदर। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, 143(2) का जो टाइम लिमिट है वो कब से काउंट होता है? जिस साल आपने रिटर्न भरा था उसके एंड से, कि जब डिफेक्टिव रिटर्न रेक्टिफाई किया था उसके एंड से? तो दोस्त इसका सिंपल सा जवाब दिया कोर्ट ने कि देख भाई, जब डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया और तेरे को 15 दिन में भरना था रिटर्न, और तूने 15 दिन के अंदर भर दिया ना, तो दिस डिफेक्टिव रिटर्न स्टेप्स इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो ऐसा माना जाएगा ओरिजिनल रिटर्न 30th जून को फाइल हो गया था, या डिफेक्टिव रिटर्न भी 30th जून को फाइल हो गया था। तो अगर 30th जून को फाइल हो गया था 2023, तो आपका लास्ट डेट क्या था? आपका लास्ट डेट था 30th जून 2024 तक आप 143(2) वाला नोटिस भेज सकते थे। अब आप अगर 2025 में नोटिस भेजोगे तो वो टाइम बार्ड है, आप वो नोटिस नहीं भेज सकते। हाँ, अगर तुमको डिफेक्टिव रिटर्न भरने बोला था 15 दिन के अंदर और तुम 15 दिन के अंदर नहीं भरे, तो जब भरे ना तब उसको रिटर्न फाइल माना जाएगा, और फिर तब से लेके अगले 3 महीने के अंदर आपका नोटिस आ सकता है। क्या तुमको बेसिक बात समझ आई? जिस साल आपने फिर डिफेक्टिव रिटर्न भरा उस साल के एंड से 3 महीने के अंदर आपको नोटिस आ सकता है, अगर आपने डिफेक्टिव रिटर्न टाइमली नहीं भरा तो इसलिए सर यहाँ पे पूछा गया है, whether for the purpose of computing limitation period under section 143(2), the relevant date is the date of filing of original return of income or the date of removal of defects in response to a notice under 139(9). तो यहाँ पे सर इन्होंने फाइनल जजमेंट में क्या दिया? इन्होंने बोला अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट हेल्ड दैट नोटिस इशूड अंडर 143(2) एंड द असेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बेस्ड ऑन सच नोटिस। मतलब बेसिकली इन्होंने ये बोला कि आपको इन द प्रेजेंट केस नोटिस हैज बीन इशूड ऑन 11 जून 2025 व्हिच इज मच बियॉन्ड। मतलब आपको ओरिजिनल रिटर्न का ही डेट देखना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल रिटर्न का ही डेट देखना पड़ेगा, डिफेक्टिव रिटर्न का डेट नहीं देखोगे। समझला का है? अरे हो कि नहीं? हो सर। ये लास्ट केस लॉ है सर, सुन लो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। किसका केस लॉ है? पीसीआईडी वर्सेस अनदर जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सिंपल सा केस लॉ, इधर आओ सर। एक असेसी कंपनी, ठीक है, एक असेसी कंपनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से। सर एक असेसी कंपनी है, असेसी कंपनी क्या करती है? सुनना, कंपनी है मान लो जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। उस जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का असेसी कंपनी मान लो 15 करोड़ शेयर होल्ड करती है, विच इज 98% ऑफ द शेयर कैपिटल। 15 करोड़, मैं इसको कितना लिखूंगा सर? मैं इजी ईज के लिए क्या लिखूं पता है? मैं ईज के लिए लिखूंगा 9.8 करोड़ शेयर्स, विच इज 98% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। 98 करोड़ शेयर्स है, रुपीज नहीं, शेयर्स है सर, ठीक है। पर सर आगे चल के जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में बहुत लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ, कैपिटल इरोड होता गया, नेटवर्थ कम होता गया। तो ये कंपनी गई और इन्होंने ट्राइब्यूनल को अप्लाई अप्लाई किया, और इन्होंने बोला हम अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन करें। शेयर कैपिटल का रिडक्शन करके सर इन्होंने क्या किया? 9.8 करोड़ शेयर्स को इन्होंने सीधा 9800 शेयर्स पे ला दिया। मतलब अब असेसी कंपनी कितना होल्ड कर रहा है? अब असेसी कंपनी जुपिटर लिमिटेड में सिर्फ 9800 शेयर होल्ड कर रहे हैं, और उसके साथ एज अ कॉम्पनसेशन उसको मान लो 3 करोड़ रुपए दिए, कि भैया देख, एक तो तेरा इतना शेयर लॉस हो गया, और 3 करोड़ जो थोड़ा बहुत हम आपको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं उतना दिया। सर सवाल ये है, ये जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ, तो असेसी ने क्या किया पता है? असेसी ने इस साल का अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरा, रिटर्न ऑफ इनकम में वो कैपिटल लॉस दिखाया। कैसे पता है? उसने कैपिटल लॉस क्या दिखाया? उसने दिखाया मेरा सेल कंसिडरेशन कितना आया, मात्र 3 करोड़।
और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, जो भी बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था सर, मान लो 15 करोड़ वगैरह, तो उसने कितने का लॉस दिखाया, 12 करोड़ का लॉस दिखाया सर। बोला मेरे को सिर्फ 3 करोड़ मिले, मैंने 15 करोड़ डाला था, क्या ही मिला मेरे को, 3 करोड़ और 9,800 शेयर, क्या ही 9,800 शेयर की वैल्यू है, छोड़ो ना, 3 करोड़ रुपए मिले 15 करोड़ रुपए के शेयर्स के सामने। तो सर ये जो लॉस हुआ, उसने लॉस दिखाया और बोला ये लॉस क्लेम करना चाहता हूं मैं। असेसिंग ऑफिसर ने बोला ना ना, लॉस कहां से है? कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस अराइज होने के लिए ट्रांसफर होना जरूरी है। ये ट्रांसफर कहा था भाई? कुत्ते से बात पे लड़ाई कर रहे हैं सर। कोर्ट में जब बात की तो कोर्ट ने ट्रांसफर का डेफिनेशन उठाने के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 47 उठाया। बोला ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता है, ट्रांसफर का मतलब एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स भी होता है। मेरे 15 करोड़ शेयर से जब मैं मात्र मेरे 9.8 करोड़ शेयर्स में, सॉरी, 9.8 करोड़ शेयर्स में जब मैं 9,800 शेयर पे आ गया, तो मैंने बाकी शेयर्स को लेके अपना राइट्स एक्सटिंग्विश ही तो किया है ना। तो भैया वो मेरा ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर से लॉस अराइज हुआ है, मेरे को लॉस क्लेम करने दो, मेरे प्राण मत पियो। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर यहाँ पे जाकर के देखोगे तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, वेदर द रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बाय कंपनी विदाउट एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला एंड फेस वैल्यू भी नहीं बदला, कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रांसफर अंडर 247। तो इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला सर? कोर्ट ने बोला, इधर देखो, कोर्ट ने जजमेंट दिया, अकॉर्डिंगली द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल रिजल्ट्स इन ट्रांसफर अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट as it is extinguishment of rights. The capital loss arising on proportionate reduction in share capital is admissible even if the overall shareholding of the taxpayer in the company is unchanged. Overall तुम्हारा shareholding चेंज नहीं हुआ, पर फिर भी इसको क्या माना जाएगा, इसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या तुमको मेरी बात समझ में आई रजा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो जैन 26 मई 26 एग्जाम लिख रहा है। ये सारे केस और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। अंटिल देन प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चा यहाँ तक देखा है प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट, एंड आई होप आप वो 200% दोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।